नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, इसमें दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का डर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में एक और वायरल इन्फेक्शन ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है और ये वायरल इन्फेक्शन है मंकी पॉक्स, जिसके केसेस अफ्रीका की कई कंट्रीज में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखा जा रहा है, कनाडा में देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। और अगर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को माने, डब्ल्यूएचओ की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग, बिकॉज मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक है वो अफ्रीका में ज़्यादा देखा गया है। तो इसके रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी 20 मई 2022 को, और उसमें ये चेतावनी दी गई कि इसका जो फैलाव है, इसका जो आउटब्रेक है वो यूरोप में ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या, किस तरीके से फैलता है और ये कितना खतरनाक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। वायरल डिजीज है और जूनोटिक डिजीज, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। जूनोटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि जब कोई बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है या इंसानों से जानवरों में फैलती है तो उसको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, राइट। और इस बीमारी को पॉक्स लाइक डिजीज बोला जा रहा है, जो कि सबसे पहले बंदरों में देखा गया था। इसी वजह से इस बीमारी में मंकी वर्ड जोड़ा गया है और इसका नाम रखा गया है मंकी पॉक्स। जी हाँ, सबसे पहले इस बीमारी को बंदरों में देखा गया था और इसी वजह से इसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स। अगर करंट सिचुएशन को देखें तो ये जो बीमारी है वो अफ्रीका के नाइजीरिया में एंडेमिक सिचुएशन में चल रही है। अगर हम यहाँ पे इस मंकी पॉक्स वायरस की बात करें, इसके जिनस की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स जो वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जिनस से आता है। मतलब इसका जो जिनस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस कैटेगरी का है। और ये जो वायरस है वो पॉक्स विरिडी फैमिली से आता है। पॉक्स विरिडी फैमिली ऐसी है जिसके डिफरेंट जिनस की वजह से स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, हॉर्स पॉक्स, ये सब बीमारियां आपने सुनी होंगी। उन सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये पॉक्स विरिडी फैमिली, राइट। तो उसी फैमिली से आता है मंकी पॉक्स वायरस भी। मतलब इसको कह सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज ही है, राइट। अगर इसके वेरिएंट के टर्म में देखा जाए कि कौन कौन से वेरिएंट देखे गए हैं, तो इसमें इसके दो वेरिएंट देखे जा रहे हैं। एक है कॉन्गो वेरिएंट और एक है वेस्टर्न अफ्रीका वेरिएंट। अगर इसके खतरे के रूप में इसको हम देखें तो कॉन्गो वेरिएंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कॉन्गो वेरिएंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। मतलब इसका जो ट्रांसमिशन है वो तेजी से हो सकता है, राइट। तो ये दो वेरिएंट है, ये आपने समझ लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एंडेमिक, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में ये वर्ड्स कई बार जब भी बीमारी की बात होती है और खासतौर पे जब डब्ल्यूएचओ की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं या जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनकी जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक ज़्यादातर यही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों, वो है क्या, उसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि नाइजीरिया में ये जो बीमारी है वो एंडेमिक स्टेज में चल रही है। एंडेमिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक कंट्री के पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक छोटे नंबर में देखा जाता है, तब उसको एंडेमिक सिचुएशन बोला जाता है, राइट। लेकिन अगर ये नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे दूसरा जो स्टेज आता है वो होता है एपिडेमिक। क्या होता है? एपिडेमिक। मतलब ये है कि जब केस जो है वो नंबर ऑफ पीपल्स में ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है या पॉपुलेशन है या कंट्री के किसी क्षेत्र में ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उस स्टेज को हम एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन अगर यही एपिडेमिक और भी लार्ज स्केल पे देखा जाए, ये क्रॉस कंट्री देखा जाए, मतलब कि ये देशांतर रूप से देखा जाए, तो वहाँ पे इस सिचुएशन को बोला जाता है पैंडेमिक। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो पैरेलल रूप से, यानी कि समानांतर रूप से कई सारी कंट्रीज में ज़्यादा संख्या में देखे जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है और पैंडेमिक क्या है, जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है कई बार वर्ल्ड एजेंसीज के थ्रू, राइट। तो चलिए, यहाँ पे एक तरीके से आपको अगर इसको आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाह रहे हैं, एंडेमिक है, एपिडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है और कौन कौन सी बीमारियाँ हिस्ट्री में, कौन कौन सी बीमारियाँ रही हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, है ना। तो वो भी एक लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए, एग्जाम के टर्म में पूछा जा सकता है। पैंडेमिक के टर्म में अगर देखा जाए तो करंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक रही है, राइट। अभी भी इसका डर बना हुआ है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई है हिस्ट्री कटम में कि हिस्ट्री में कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं जो इन कैटेगरीज में आई हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस अपनी किस तरीके से होस्टिंग करता है। दोस्तों, जब भी मैंने वायरस की बात की है, वायरस से रिलेटेड बीमारियों की बात की है, तो वहाँ पे हमेशा वायरस के होस्टिंग की बात की है। वायरस जो होता है वो अपने लिए एक होस्टिंग बॉडी की तलाश में रहता है हमेशा। मतलब वायरस जहाँ पे भी अपनी होस्टिंग करता है, जहाँ पे भी वो सर्वाइवल कंडीशन ढूंढ लेता है, वहीं पे वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। वहीं पे वो अपने जेनेटिक्स में भी मॉडिफिकेशंस करने लगता है, राइट? तभी वहाँ पे कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो किस तरीके से अपनी होस्टिंग करता है, ये भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे जिनको आप पालतू बनाते हैं, यानी कि अगर इसको हम देखें कि बंदरों के रूप में, एपिस के रूप में, रोडेंट्स के रूप में, तो ये जो वायरस है वो इनमें ज़्यादातर होस्टिंग करता है। मतलब इसकी जो होस्टिंग देखी गई है ज़्यादातर बंदरों में देखी गई है, राइट? खरगोश में देखी गई है, चूहों में देखी गई है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब भी आप इनके सराउंडिंग में रहें या इन इन्फेक्टेड या कोई भी ऐसे लक्षण देख रहे हैं इन जानवरों में, तो ज़रूर इनसे दूर रहना चाहिए या इनको क्वारंटाइन करना चाहिए, राइट? तो होस्टिंग आपको समझ में आता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे समझा देता हूँ। होस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि वायरस, देखिए यहाँ पे जो भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, कई बार क्या होता है कि उसका जो नेचुरल आउटब्रेक है, उसका जो नेचुरल जो होस्टिंग बॉडी है, वो नहीं पता चल पाता है कि नेचुरली वो किस होस्टिंग बॉडी में जनरेट हुआ। लेकिन जब उसकी स्प्रेडिंग देखी जाती है, तो ये देखा जाता है कि वो किस बॉडी में, किस तरीके के एनिमल में ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, लंबे समय तक सर्वाइव कर रहा है और वहाँ पे अपने न्यूट्रिशंस को पूरा कर रहा है, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस ला रहा है, उसमें तरह-तरह के वेरिएंट्स देखे जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। और हमेशा वायरस जो है उसको एक होस्टिंग बॉडी चाहिए ही चाहिए। अगर उसको होस्टिंग बॉडी नहीं मिलती है, तो वायरस जो है वो खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट? तो मंकी पॉक्स वायरस जो है वो इस तरीके से होस्टिंग करता है और ये एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं, राइट? चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वायरस है, ये हिस्ट्री में किस तरीके से देखा गया है, इसका आउटब्रेक क्या हिस्ट्री में रही है? तो बिल्कुल रही है दोस्तों। इसको मैं आपको बता दूं कि पहली बार 1958 में, पहली बार 1958 में ये बंदरों में देखा गया था इन दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में पहली बार इसको बंदरों में देखा गया था और ह्यूमंस में इसको 1970 में देखा गया था, राइट? मतलब कि ये, अगर आप इसको देखो 1970 से लेकर 2022, काफ़ी लंबा समय है, यानी कि पुरानी बीमारी है। और इसके आउटब्रेक्स जो हैं वो छोटे-छोटे आउटब्रेक्स देखे गए हैं, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में। लेकिन 2022 में इसका आउटब्रेक थोड़ा एक तरीके से ज़्यादा देखा जा रहा है और डरावना भी है, राइट? तो 2017 में अगर इसको देखें तो 2017 में जो है नाइजीरिया ने इसमें लार्जेस्ट आउटब्रेक देखा था, राइट? और ये जो आउटब्रेक था वो करीब पहली बार लास्ट टाइम जब इसका केस डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में, तो उसके करीब 40 साल बाद इतना बड़ा नंबर देखने को मिला था नाइजीरिया में, राइट? तो हिस्ट्री कटा में आप इसको देख लीजिए। अगर इसको मतलब उसके बाद देखा जाए, तब भी अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज में इसका आउटब्रेक देखा गया है, एक डर देखा गया है, खास तौर पे वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, राइट? चलिए, तो ये हिस्ट्री आपने जान लिया, पुरानी बीमारी है। रही बात इससे डरने की, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये उतना डरने वाली बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में भी स्मॉल पॉक्स को झेला गया है, चिकन पॉक्स को झेला गया है। और जब भी कोई आदमी इन बीमारियों से पीड़ित होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 15-20 दिन का एक दर्द झेलना पड़ता है। उसका एक तरीके से खान-पान पूरी तरीके से चेंज करना पड़ता है। और फिर क्या होता है, बॉडी में ऑटोमेटिकली वहाँ पे इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी मंकी पॉक्स जो है वो एक तरीके से बीमारी अगर होती है तो लोग उसको सफ़र करेंगे, लेकिन 20-22 दिन के अंदर ये ठीक हो सकता है। हालाँकि कुछ केसेज़ में ये सीरियस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो होस्टिंग बॉडी किस तरीके से है, राइट? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन इसका किस तरीके से होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है, वह ह्यूमन्स में, एनिमल टू ह्यूमन में हो सकता है। कैसे? वाया एनिमल बाइट, मतलब जब जानवर कोई भी जानवर आपको काट लेता है और अगर वो जानवर इससे इन्फेक्टेड है, इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे आप इस वायरस से इन्फेक्शन, मतलब इस वायरस से आप ज़रूर इन्फेक्टेड होंगे, अगर वो जानवर आपको काट रहा है और ख़ासतौर पे जानवर अगर उससे इन्फेक्टेड है, राइट?
और जो भी एक तरीके से एनिमल की जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, उनके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब भी वहाँ पे चांसेस हैं कि आप उसके इन्फेक्शन में आ सकते हैं। मतलब मंकी पॉक्स का जो वायरस है, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर इसमें हम बोलें कि ब्लड और भी जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, वो एक तरीके से काफ़ी इसमें रोल अदा करते हैं। मतलब कि जो भी बॉडीली फ्लूइड्स हैं, उसमें चाहे म्यूकोसनल लेशंस हों, या वो ब्लड हो, या ब्लड के कंपोनेंट्स हों, अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आते हैं, तो ट्रांसमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम ईटिंग के टर्म में देखें, तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और इनएडिक्वेट कुक्ड मीट को खाते हैं, और ख़ास तौर पे उस जानवर का मीट खाते हैं जो जिनमें इस वायरस की होस्टिंग देखी जा सकती है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन आपके अंदर हो सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहा जाए, और ख़ास तौर पे अगर आप मीट खा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से कुक करके, या एडुकेटली तरीके से उसको कुक करके खाना चाहिए, राइट? और अब ट्रांसमिशन के बाद अगर आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे, किस तरीके के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला लक्षण तो सबसे आपको देखने को यही मिलेगा कि बॉडी में रैशेज़ आ जाएँगे। बॉडी में आपको पूरा जो दिख रहा है, ये जस्ट लाइक आपको समझ में आएगा कि शायद ये चिकन पॉक्स आपको हुआ है। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे फ़र्क होता है, फ़र्क ये होता है, मतलब अगर आप इसको प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखना चाहें, खुद से समझना चाहें कि आपको चिकन पॉक्स हुआ है या मंकी पॉक्स हुआ है, तो आपकी बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेसल्स होती हैं, उनमें लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। तो उन नोड्स में अगर स्वेलिंग आ जा रही है, अगर कई जगह स्वेलिंग समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको मंकी पॉक्स हुआ है, ना कि चिकन पॉक्स हुआ है। तो पहला लक्षण यही देखने को मिलता है, और देखिए लक्षण जो है वो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो उसका लक्षण तुरंत देखने को मिल जाए, वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड यही होता है, वहाँ पे 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, 14 दिन का टाइम लग सकता है, 15 दिन का टाइम लग सकता है। जैसे आपने कोरोना वायरस में आपको बताया जाता था कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो एटलीस्ट अपने आप को 1 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, बिकॉज़ ये सिम्पटम आने में टाइम लग सकता है, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे मंकी पॉक्स में भी होता है, चिकन पॉक्स में भी होता है। और इसमें एक मसल पेन देखा जाता है, हेडेक देखा जाता है, फ़ीवर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, मंकी पॉक्स के थ्रू जो मसल पेन होता है, हेडेक होता है, फ़ीवर होता है, वो चिकन पॉक्स से ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने चिकन पॉक्स को झेला हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये दर्दनाक होता होगा। मैंने खुद चिकन पॉक्स झेला है, तो मुझे समझ में आता है कि ये दर्द क्या होता है, बिकॉज़ अपने आप में हेडेक जो होता है बहुत ही सीवियर, मतलब इतना दर्दनाक होता है कि आप ऐसा लगता है कि सिर फटने वाला है, और फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा रहता है ना? और दाने जो हैं पूरी बॉडी में निकल आते हैं। आप मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और बहुत अपने खान-पान को पूरा तरीके से उसमें सुधारना पड़ता है। आपको पूरा का पूरा जो है कुक्ड फूड खाना पड़ता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको सावधानी बरतनी पड़ेंगी, और सिम्पटम्स ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में उठ सकता है कि क्या मंकी पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है अभी तक, या कोई वैक्सीन अभी तक आई है या नहीं आई है? तो मैं आपको बता दूँ कि मंकी पॉक्स के लिए अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। हालाँकि इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवा यूज़ की जा रही है, वो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, उसी को ही एक तरीके से यूज़ किया जाता है। और बताया ये जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, वो इसमें 85% तक इफ़ेक्टिव है, राइट? हालाँकि इसको यहाँ पे ये मान्यता मिली हुई है, जो-जो कंपनी जिसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी टोटली इसको आप डायरेक्टली मंकी पॉक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि डॉक्टर किस तरीके से आपको कंसल्ट करता है, किस तरीके से डायग्नोज़ करता है, राइट? और मंकी पॉक्स चूँकि अभी फिर से आउटब्रेक इसका देखा जा रहा है, तो अभी टाइम टू टाइम इसमें किस तरह के चेंजेज़ देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूएचओ इसमें किस तरीके की एडवाइस देता है, डब्ल्यूएचओ किन वैक्सीन्स को मान्यता देता है, ये सारी चीज़ें देखने को बाकी हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मंकी पॉक्स का जो एक तरीके से इन्फेक्शन है, वो अपने आप में डराने वाला है। लेकिन
आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मंकी पॉक्स जो है वो जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के तरीके से है। आप इससे सफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन आप इसको आपकी बॉडी जो है इसको झेल लेगी। आप एक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इसमें जो भी सोर्सेज़ हैं, जो भी एक तरीके से ये वायरस जिनमें भी होस्टिंग करता है, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इन्फेक्टेड एनिमल से। और इन्फेक्टेड एनिमल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि चाहे वो मंकी हों, चाहे वो रोडेंट्स हों, यानी कि अगर आपके घर में आप उसको खरगोश को पाल रहे हैं या चूहे को पाल रहे हैं या बंदरों को पाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा इनसे बचने की ज़रूरत है। अगर इनमें कोई ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर वहाँ पे एक तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।